हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। आज मैं इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ MHI 3 इतिहास लेखन का पहली इकाई सामान्यकरण। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर सहित मैं ये लेके आई हूँ। और इसके अलावा जो है, अगर फ्रेंड्स आपको लगता है और भी इस चैप्टर में ज़रूरी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे वे कह सकते हैं, मैं उनके आंसर फिर से लेके आऊँगी। और साथ ही अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी आप प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सामान्यीकरण क्या है, विभिन्न प्रकार के सामान्यीकरणों की चर्चा कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्यीकरण क्या है और जो विभिन्न प्रकार के सामान्यीकरण हैं उनकी भी चर्चा कीजिए। तो सामान्यीकरण क्या है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैंने जो फॉर्मेट है वो सिंपल फॉर्मेट लिया है। आप चाहें तो फ्रेंड्स फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट उसमें ये हो सकता है प्रस्तावना लिखनी है या फिर उसमें अन्य हेडिंग है, स्टार्टिंग जो भी आप हेडिंग अपने हिसाब से वो ले सकते हैं, बट आंसर जो है सेम ही रहेगा। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैंने ये अपने हिसाब से लिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है चेंज करना है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो आंसर है अव्यवस्थित आंकड़ों व अस्पष्ट तर्कों को संगठित करके उन्हें क्रमवार तरीके से प्रस्तुत करना तथा तथ्यों के बीच संबंध या संपर्क स्थापित करना सामान्यीकरण कहलाता है। यानी कि अव्यवस्थित आंकड़े और अस्पष्ट तर्कों को संगठित करना, उन्हें क्रमवार तरीके से प्रस्तुत करना तथा तथ्यों के बीच संबंध या संपर्क स्थापित करना सामान्यीकरण कहलाता है। अव्यवस्थित आंकड़े हो सकते हैं और अस्पष्ट तर्क हो सकते हैं, उन्हीं को हम संगठित करें और उसके बाद क्रम से उनको प्रस्तुत करें। इसके अलावा ये एक तो ये हो गया सामान्यीकरण। दूसरा ये हम ये कह सकते हैं, दूसरे रूप में हम सामान्यीकरण की परिभाषा ये कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इतिहासकार तथ्यों को समझते हैं और सहज माध्यम से अपनी समझ को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं वह पहले तथ्यों को समझ के अपने हिसाब से उसको एक सरल भाषा देते हैं और एक माध्यम से उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं अपनी समझ के अनुसार। उदाहरण के लिए किसी शासक के संबंध में उसकी जाति, काल, धर्म, राजनीति व आर्थिक स्थिति का वर्णन करना सामान्यीकरण ही कहा जाएगा। कोई राजा है, उसके बारे में, उसके शासनकाल के बारे में, उसकी जाति क्या रही होगी, उसका काल यानी कि कौन सा समय में उसने शासन किया और उसका धर्म क्या था, वह राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन करना ही सामान्यीकरण कहा जाएगा। यही सामान्यीकरण कहलाता है फ्रेंड्स। अतः इतिहास की जटिल गुत्थियों को सुलझाने के लिए सामान्यीकरण एक कामयाब अस्त्र है। यानी कि जो भी इतिहास की जटिल गुत्थियाँ हैं उनको सुलझाने के लिए हम सामान्यीकरण का उपयोग करते हैं। घटनाओं का विश्लेषण व व्याख्या सामान्यीकरण द्वारा ही संभव है। यानी कि जो भी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करना हो या फिर व्याख्या करनी हो, हम सामान्यीकरण के द्वारा ही कर सकते हैं। उसके बाद है सामान्यीकरण को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है: निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और व्यापक स्तरीय। इसमें जो निम्न स्तरीय सामान्यीकरण है वह होता है जब किसी तथ्य या घटना को विशेष कालखंड में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो उसे निम्न स्तरीय सामान्यीकरण कहते हैं। यानी कि कोई घटना है उसको हम एक किसी काल में यानी किसी समय में वर्गीकृत कर दिया तो उसे हम निम्न स्तरीय कहेंगे, निम्न स्तरीय सामान्यीकरण कहेंगे। उदाहरण के लिए किसी घटना को राजनीतिक घटना कह दिया जाना, या किसी व्यक्ति विशेष को किसी समाज, जाति या धर्म से जोड़कर देखना, या किसी घटना के संबंध में यह कहना कि यह उस तिथि यह कहना कि वह इस स्थिति को घटित हुई थी। यानी कि मान लीजिए कोई घटना है तो यह उस तिथि को घटित हुई है और उसमें हमने बोल दिया कि इस तिथि को यह घटना घटित हुई है, तो यह कहलाएगा कि निम्न स्तरीय सामान्यीकरण। उसके बाद है मध्य स्तरीय सामान्यीकरण। जब कोई इतिहासकार किसी विशेष व्यक्तित्व या किसी घटना का अध्ययन सूक्ष्मता से करता है तथा उस काल के आगे पीछे की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता है तो उसे मध्य स्तरीय सामान्यीकरण कहते हैं। यानी कि निम्न स्तरीय के बाद जो मध्य स्तरीय सामान्यीकरण आता है, इसमें जो इतिहासकार है वह किसी विशेष व्यक्तित्व या किसी घटना का जो है सूक्ष्मता से अध्ययन करता है और जो उसके आगे पीछे की कड़ियाँ हैं उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं, ऐसे हो सकता है जैसे कोई राजा है वह किसी एक काल में रहा हो और तो उसके आगे पीछे जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी शासन रहा हो,
तो उससे यह जोड़ने का जो प्रयास करता है वह मध्य स्तरीय सामान्यीकरण कहलाता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है इस संदर्भ में, 1929 से 1937 तक पंजाब में किसान आंदोलन बहुत हुआ। तो इतिहासकार आगे पीछे के संबंधों और कड़ियों को देख सकता है, लेकिन उसे अपने को विषय वस्तु तक ही सीमित रखना होगा। यानी कि जो उसका एक विषय है, वह जिस विषय में अध्ययन करना है उसको उसी विषय में वह अध्ययन करना होगा। उसमें वह ना तो वर्ग चेतना, हित समूह, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और सामंतवाद जैसे विषयों को की सोच से नहीं परखा जा सकता। तो ये तो हुआ मध्य स्तरीय सामान्यीकरण। उसके बाद हम आते हैं व्यापक स्तरीय सामान्यीकरण में। जब इतिहासकार समाज के संपूर्ण पहलुओं का या फिर किसी सीमित विषय के पश्चात भी उसका राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसे व्यापक स्तरीय सामान्यीकरण कहते हैं। यानी कि जब इतिहासकार जो समाज पूरा संपूर्ण समाज है, यानी कि समाज का संपूर्ण पहलू है, उसमें किसी सीमित विषय के पश्चात राष्ट्रव्यापी या फिर विश्वव्यापी स्तर पर अध्ययन करते तो उसे व्यापक स्तरीय सामान्यीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा का वर्णन अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। मार्क्स ने इसमें सर्वहारा वर्ग की बात कहा है कि धान का वितरण सबके बीच समान रूप से होना चाहिए, चाहे इसके लिए खून ही क्यों ना बहाना पड़े। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में सर्वहारा वर्ग की बात की है, और ये उन्होंने यही कहा है कि सभी वर्ग के लोगों को धान का वितरण जो है समान रूप से होना चाहिए, न किसी को कम या फिर किसी को मिले ही ना, ऐसा नहीं, सभी को समान रूप से होना चाहिए, और चाहे इसके लिए खून ही क्यों ना बहाना पड़े। उन्होंने यह अपनी पुस्तक में लिखा है। तो यह है व्यापक स्तरीय सामान्यीकरण का उदाहरण। व्यापक सामान्यीकरण करने वाले कुछ इतिहासकार हैं और इतिहासकार और समाजशास्त्री भी हैं, जिनमें कुछ हैं कार्ल मार्क्स हैं, जो कि पहले इन्होंने एक बुक लिखी है, इसका उदाहरण हम पहले भी दे सकते हैं। इसके अलावा है मैक्स वेबर, मार्क ब्लॉक। इसके अलावा जो भारत में हैं वो है डी कौशाम्बी, RS शर्मा, रोमिला थापर इत्यादि। जो ये मेन नाम है ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इसका आंसर यहाँ पे ख़त्म। फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्या आप सोचते हैं कि इतिहास लेखन के लिए सामान्यीकरण आवश्यक है? सामान्यीकरण पर विभिन्न आपत्तियों की चर्चा कीजिए। इतिहासकार का कार्य अतीत की जानकारियों को एकत्रित करके उन्हें तिथिवार तरीके से प्रस्तुत करना होता है। ऐसा करने से ही अतीत के तथ्यों से सामना किया जा सकता है। तथ्यों का चयन इसलिए आवश्यक है, तथ्य एक दूसरे में उलझे हुए और अधिक संख्या में होते हैं, अतः इतिहास लेखन में तथ्यों को एकत्रित कर उन्हें क्रमवार व समूहबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा इतिहास को सहजता से समझा जा सकता है। यानी कि जो इतिहासकार का कार्य है वो अतीत की जानकारी को एकत्र करना और उन्हें तिथिवार यानी कि अलग अलग तिथियों में एक तरीके से प्रस्तुत करना होता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो अतीत में जो भी तथ्य हैं उनसे हमारा जो सामना होगा, अब तथ्य तो बहुत सारे हैं कि हर तिथि में कोई ना कोई घटना हुई होगी, लेकिन एक को पर्टिकुलर घटना को पर्टिकुलर तिथि में समेट के रखना, सहेज के रखना वो बहुत ज़रूरी है। क्रमबद्ध तरीके से या फिर ग्रुप में, कि इस ग्रुप में ये घटनाएं हुई थी, नहीं तो घटनाएं तो बहुत हुई थी, और वह ये हो सकता है कि एक ही समय में कई घटनाएं हो सकती हैं। तो उनको समूहबद्ध रखना और क्रमबद्ध रखना ही जो है वह एक इतिहासकार का कार्य है, और वह होता है सामान्यीकरण के द्वारा। तथ्य अपने आप में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं करते। ये बिल्कुल तथ्य अपने आप में कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं करते, बल्कि यह कार्य तो इतिहासकार को तथ्यों की सत्यता और स्पष्टता का ध्यान में रखकर ही जो है सामान्यीकरण के द्वारा करना होता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा काल में गढ़ी के समीप कुछ भंडारगृह मिलने के उल्लेख हैं। भंडारगृहों के 100 गज दक्षिण में ईंटों के चबूतरे भी मिलने की चर्चा इतिहासकारों ने की है। चूँकि चबूतरे के छेद में से गेहूँ और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं, इसलिए उस आधार पर इतिहासकारों ने लिखा है कि इन चबूतरों के आसपास अन्न पीसा जाता रहा होगा। अतः यहाँ इतिहासकार द्वारा सामान्यीकरण का प्रयोग किया गया है। इससे तथ्यों का विस्तारीकरण भी किया गया है। इसी प्रकार इन चबूतरों के दक्षिण में कुछ ध्वंसावशेष यानी कि नष्ट हुए अवशेष भी मिले हैं। विद्वानों का मत है कि ये
भवन श्रमजीवियों के निवास स्थान थे। साथ ही निवास स्थानों के में भट्टियां भी मिली हैं। इन भट्टियों में धातु गलाई जाती थी। अतः गढ़ी भंडार गृह और श्रमिक भवनों के ध्वंसावशेषों को देखकर यह प्रकट होता है कि इसका निर्माण राजकीय योजना के द्वारा किया गया होगा। अतः जब इतिहासकार किसी भी काल के नाम और तिथि से अलग जाकर कोई विश्लेषण करने लगता है तो उसका अर्थ यह है कि वह सामान्यीकरण कर रहा है। इसके अभाव में इतिहास की गहराई में जा पाना संभव नहीं है। सामान्यीकरण के बिना इतिहास लेखन असंभव है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सामान्यीकरण को लेकर कुछ इतिहासकार आपत्तियां भी उठाते हैं। उनका कहना है कि सामान्यीकरण को तथ्यों से परे रखना चाहिए, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि सामान्यीकरण ही तथ्यों को तथ्य बनाते हैं। सामान्यीकरण को लेकर आलोचकों का यह भी कहना गलत नहीं है क्योंकि कई इतिहासकार सामान्यीकरण को दावे की तरह रखते हैं और यह मान लेते हैं कि यह सिद्ध हो चुका है। अतः सामान्यीकरण में स्पष्टता, सत्यता, प्रयोगात्मकता और वैधता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो सामान्यीकरण में यह मेन चीज़ होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, स्पष्टता, प्रयोगात्मकता और वैधता होनी चाहिए। अन्यथा इतिहास कल्पना मात्र बनकर रह जाएगा। अगर हम सामान्यीकरण भी कर रहे हैं तो सामान्यीकरण क्यों कर रहे हैं? सामान्यीकरण का जो प्रूफ है वो होना चाहिए कि हमने किस आधार पर सामान्यीकरण किया है। तो उसमें सत्यता, स्पष्टता और प्रयोगात्मकता, वैधता इसीलिए होनी आवश्यक है क्योंकि जो इतिहास है वह फिर उसका कोई भी प्रमाणिकता नहीं रहेगी। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सामान्यीकरण को ही आधार बनाकर इतिहास फलता फूलता रहा है या फिर फलता फूलता है। अपनी किताब द न्यू कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री में एल्टन ने लिखा है, यह सामान्यीकरण ही है जो इतिहास को केवल ऐतिहासिक तथ्यों को एकत्र करने वाले लोगों से अलग करता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों को एकत्र करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उनको एकत्र करके उसके बाद जो भी उन्हें स्पष्टता या फिर प्रमाणिकता दिखती है उसके आधार पर उसको अलग करते हैं। लेकिन साथ ही यह कहना भी ज़रूरी है कि सामान्यीकरण हमें वह आज़ादी नहीं देता कि हम एक खाका खींचकर सारी ऐतिहासिक घटनाओं को सिर्फ उसी की ही कसौटी पर कसते चले जाएं। खुद कार्ल मार्क्स के पन्नों में इस बात की पुष्टि मिलती है। उन्होंने लिखा है कि एक दूसरे से बिल्कुल समान ऐतिहासिक घटनाएं अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में अगर होती हैं तो उनका परिणाम बिल्कुल अलग होता है। इतिहास निश्चित रूप से अद्वितीय और सामान्य के बीच रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है। एक इतिहासकार की हैसियत से आप दोनों को न तो एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और न ही दोनों में से एक को दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण साबित कर सकते हैं। एक इतिहासकार की हैसियत से आप केवल इतना कर सकते हैं कि उनके तथ्यों को अलग अलग करके उनकी अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर भी ख़त्म होता है। इसके अलावा जो अभी हमने 2 क्वेश्चन के आंसर हैं वो भी देखे। कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते हैं, जैसे कि इतिहास लेखन में सामान्यीकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए, या फिर सामान्यीकरण की भूमिका क्या है, या फिर इतिहास में सामान्यीकरण की भूमिका। तो ये जो अभी हमने पहले 2 क्वेश्चन के आंसर किए उन्हीं में से ये इनका आंसर जो है, इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको सेपरेट लिख के दूँ, जैसे अभी मैंने नोट्स आपको बना के दिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही जो 2 इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इसके अलावा और भी व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे इन्होंने अपनी पुस्तक का भी जिक्र किया है। जैसे कि कार्ल मार्क्स है, इन्होंने दास कैपिटल बुक लिखी थी और इसमें इन्होंने व्यापक सामान्यीकरण का जो है एग्जाम्पल ये दिया था, दास कैपिटल बुक। इसमें सर्वहारा जो वर्ग है उनको धान का जो वितरण है समान रूप से किया जाना चाहिए, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। इसके अलावा एल्टन ने द न्यू कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री में बोला था कि सामान्यीकरण जो है ऐतिहासिक तथ्यों से अलग करता है। सामान्यीकरण के द्वारा ऐतिहासिक जो तथ्य हैं या फिर जो भी घटनाएं हुई हैं उनको सामान्यीकरण के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो पहला चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ ये यहाँ पे ख़त्म होता है वीडियो हमारा।
इसके अलावा अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा।